दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी जया 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 हे को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से सही है। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा फिल्म की कहानी सुनाता हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो मूवी की शुरुआत में हम जया नाम की एक बच्ची को देखते हैं जिसे उसके पिताजी उसे अपनी गोदी में खिला रहे होते हैं और कहते हैं कि जैसे नेहरू जी ने इंदिरा को पाला था वैसे मैं भी इसे पालूंगा। इस बात पर सामने बैठे मामा जी कहते हैं कि फिर तो इस गांव को भी एक इंदिरा गांधी मिल जाएगी। हम देखते हैं कि बड़े धूमधाम से जया का कान छेदन किया जा रहा होता है जहां पर सारा गांव आया हुआ था। जया अब थोड़ी बड़ी हो जाती है और पेड़ पर चढ़ के खेल रही होती है कि तभी उसके मामा जी आते हैं और उसे पेड़ से नीचे उतार देते हैं ताकि कहीं उसे चोट ना लग जाए। एक दिन जया का भाई जयन खिलौने से खेल रहा होता है कि तभी उसके पिताजी उसे खिलौना छीन कर जया को खेलने के लिए दे देते हैं। फिर एक किस्सा हमें ये भी देखने को मिलता है कि पिताजी जयन को मार रहे होते हैं क्योंकि उसने अपनी किताब फाड़ दी थी। तभी जयन कहता है कि जया की भी तो किताब फटी हुई है तो उसे क्यों नहीं मार रहे। तभी पीछे से माँ की आवाज आती है कि तुम और वो एक हो क्या। इन सभी दृश्यों को देखने पर यह समझ आता है कि जैसे घर में जया को जयन से ज्यादा महत्व दिया जाता है और उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता है। अब जया और बड़ी हो जाती है और अपने स्कूल में अपनी सहेली से इन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रही होती है कि उसके माता पिता का बर्ताव थोड़ा अलग है। तो उसकी सहेली उसे समझाती है कि ये सब तो हर घर में होता है। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जब जया पिताजी की गोद में थी और वो उसे इंदिरा गांधी की तरह पालने की बात कर रहे थे। तभी मामा जी वही सेम चीज कहते हैं लेकिन साथ में एक और बात कहते हैं कि अपनी बिटिया के बाल लंबे रखना वरना शादी नहीं होगी। अब ये बात पिताजी के दिमाग में बैठ जाती है तो इसीलिए अब उसका और अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। और मामा ने उसे पेड़ से इसलिए नहीं उतारा था कि उसे चोट लग जाएगी बल्कि इसलिए उतारा था ताकि गांव में सब उसे आवारा लड़की न समझने लगे, नहीं तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी। पिताजी ने अपने बेटे का खिलौना उससे छीन कर जया को इसलिए दिया था क्योंकि जया ने एक गुड़िया लाने को कहा था, पर वो उसे गुड़िया दिलाने के बजाय उसके भाई का ही खिलौना पकड़ा देते हैं जो कि उसे चाहिए ही नहीं था। किताब फटने पर पिताजी जयन को इसलिए मार रहे थे क्योंकि उसके किताब से जया पढ़ सकती थी लेकिन जया के किताब से पढ़ने वाला और कोई था नहीं, तो इसीलिए माँ ने कहा था कि तुम और वो एक थोड़ी हो। इन सभी बातों से अब जाकर ये बात समझ आती है कि जया को कोई लाड प्यार से नहीं रखा जा रहा था बल्कि उसकी तो घर में चलती ही नहीं थी। उसकी पसंद क्या नापसंद क्या सब घर वाले ही देखते थे, यहाँ तक कि उसका नाम भी उसके भाई से मिलता जुलता रखा गया था और माता पिता का ज्यादा ध्यान अपने बेटे जयन पर ही रहता था। एक दिन जया माँ से पूछती है कि क्या वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जा सकती है क्या, तो उसकी माँ कहती है कि अभी सारा पैसा तो तुम्हारे भाई की पढ़ाई पर ही लग गया है, तो अभी इस चीज का सोचो भी मत और जाकर बर्तन धुलो। स्कूल की तरफ से ऊटी घूमने का ट्रिप जा रहा था तो जया ट्रिप जाने के लिए घर में पूछती है तो वहाँ घूमने को रखा ही क्या है, बस ठंड ही तो होती है कहकर माता पिता जाने को मना कर देते हैं। अब जया 12वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास हो गई थी और उसे आगे चलकर BSc एंथ्रोपोलॉजी करनी थी और कमाल की बात यह कि उसके अच्छे नंबरों की वजह से उसको अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन भी मिल रहा था। तो अब इस विषय पर घर में चर्चा चल रही होती है कि जया को भेजा जाए या ना भेजा जाए, लेकिन कॉलेज तो दूर है पर अपने बलबूते एडमिशन मिल रहा है तो भेजना ही चाहिए। घर वालों ने उसे भेजने का 80% इरादा बना लिया था और जया जो कमरे से सारी बातें सुन रही थी उसके चेहरे पर खुशी के मारे खिलखिलाहट भी आने लगी थी। लेकिन तभी वहाँ उसके मामा आ जाते हैं जो कि हमेशा उल्टी बात करके बात खराब करना ही जानते थे और सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात ये थी कि जया के माता पिता उनकी बात सुनते भी थे। तो मामा जी कहते हैं कि घर में जब पैसे नहीं है तो उसे बाहर भेजकर पढ़ाने का क्या मतलब, उसमें भी तो पैसे लगेंगे और आगे चलकर उसकी शादी भी तो करानी है, तो सब देख के ही चलना होगा। ऐसी बातें सुनकर माता पिता धीरे धीरे उनकी बातों में आने लग जाते हैं कि तभी जया बीच में आकर कहती है कि वो उसी कॉलेज में पढ़कर वही कोर्स करना चाहती है। जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चे नहीं बोलते, ऐसा कहकर पिताजी उसे चुप करा देते हैं। मामा जी की दखल अंदाजी से ये फैसला होता है कि जो घर के पास में कॉलेज है वहीं पर एडमिशन करा दिया जाए, जिससे कि वो टाइम पर घर भी आ जाया करेगी और पैसा भी कम लगेगा। जया की इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं थी उस कॉलेज में पढ़ने की, पर उसकी इच्छा मानी भी कहाँ जा रही थी, तो कम से कम पढ़ने मिल रहा है यही सोचकर वो उस कॉलेज में चली जाती है।
क्लास में एक हिंदी टीचर पढ़ाया करते थे जिनकी सोच काफी ज्यादा ही अच्छी थी। उनका मानना था कि महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो नौकरी कर सकें, न कि बैठ के झाड़ू पोछा करें। वो क्लास में भी लड़कियों को सिखाते थे कि महिलाओं को अपना अधिकार मांगना आना चाहिए। मतलब कि वो एकदम फुल फेमिनिस्ट टाइप के आदमी थे जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते थे। तो धीरे धीरे वो जया के मन को भाने लग जाते हैं। टीचर को भी आभास हो जाता है कि जया उन्हें अलग ही निगाहों से देखती है, तो वो उसे कहीं अकेले में ले जाकर पूछ ही लेते हैं कि क्या वो उसे पसंद करती है। जया उनके विचारों को सुन सुनकर उन पर लट्टू हो चुकी थी, तो वो हाँ कहकर इस रिश्ते की शुरुआत कर डालती है। अब दोनों लोग मिलना जुलना शुरू करते हैं, तो टीचर उससे कई तरह के सवाल और रोक टोक करना शुरू कर देता है, जैसे कि उसका फोन क्यों बिजी था, उसे बिना पूछे व्हाट्सएप की डीपी क्यों चेंज की, लड़कों से कम बात किया करो, कपड़े ऐसे मत पहनो, और ऐसे ही कई तरह की रोक टोक करने लगा था। तो अब जाकर जया को एहसास होता है कि उसके अच्छे विचार बस उसकी बातों में ही थे, क्योंकि असल जिंदगी में तो वो अपने विचारों से बिल्कुल विपरीत था। और हद तो तब हो जाती है जब एक दिन वो उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। अब ये बात जया के घर में पता चल जाती है, तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। और तब मामा जी कहते हैं कि इससे पहले कि ये बात गांव में फैल जाए, इसकी शादी करा दो। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने उसको थप्पड़ मार दिया, वो भी बिना बात के, बल्कि पिताजी उस पर ही गुस्सा किए जा रहे थे। और अब यही फैसला होता है कि उसकी जल्दी से जल्दी शादी करा दी जाए, जिसका मतलब कि अब उसकी पढ़ाई बंद, और आगे अगर पढ़ाई करनी हो तो ससुराल वाले कराएंगे। अब हम देखते हैं कि घर में राजेश नाम का लड़का और उसकी माँ और उसकी बहन राजी और उसका कजन भाई अनी राजेश के लिए जया को देखने आए होते हैं। राजेश पेशे के तौर पर पोल्ट्री फार्म चलाता था, यानी कि मुर्गी का पालन पोषण करके उन्हें बेचना, और उसके पिताजी दुबई में रहते थे, तो उसके घर में उसकी ही चलती थी, और वो अपने भाई अनी से ही सारी सलाह लेता था। राजेश और जया को 2 मिनट के लिए आपस में बात करने को कहा जाता है, तो राजेश कुछ ढंग की बात करने के बजाय मुर्गी पालन की बातचीत करने लग जाता है, क्योंकि शायद उसके अलावा उसे कुछ आता ही नहीं था। घर वालों की बातचीत के बाद उन दोनों की शादी तय हो जाती है, और जल्दी जल्दी सारी रस्में निभाते हुए शादी संपन्न भी हो जाती है, और जया की विदाई का समय आ जाता है। जया देख रही होती है कि उसके जाने पर सभी लोग रो रहे हैं और अपना दुख जता रहे हैं, खासकर कि मामा जी। तो उसके मन में यही चल रहा था कि जब उसके जाने का इतना ही दुख है तो उसकी जबरदस्ती शादी ही क्यों कराई, और जब करा दी तो इतना नाटक क्यों। जया जब राजेश के घर पहुंचती है तो देखती है कि वहां के खिड़की और टेबल के कांच चिटके हुए हैं और कुर्सियां भी किसी तरह जोड़ी गई हैं, तो उसे समझ नहीं आता कि सभी चीजें इतनी टूटी फूटी क्यों हैं। अब अगले दिन जया घर के किचन में पहली बार कदम रखती है चाय बनाने के लिए, तो वो नोटिस करती है कि माँ एक तरह की डिश बना रही हैं जो अक्सर एक खास त्योहार पे बनती थी। तो माँ बताती हैं कि हर रोज यही बनता है क्योंकि राजेश को यही खाना पसंद है। जया कपड़े धोने जाती है तो पाती है कि वॉशिंग मशीन अपने आखिरी चरम पे है, यानी कि बस किसी तरह चल रही है। उसे घर में एक पुरानी सिलाई मशीन दिखती है, तो यूट्यूब पर वीडियोस देखकर वो उसे चलाने लायक बना देती है। तो माँ उसे टॉन्ट मारते हुए कहती हैं कि उसे खराब मत कर देना। अब एक दिन राजेश जया को अपने साथ किसी काम के लिए लेके गया होता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ काम के लिए अपने ऑफिस जाता है, जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि उसे कई बार मिल चुका था बिजनेस के सिलसिले में। बात यहाँ ये थी कि राजेश पूरे शहर में सबसे सस्ते में मुर्गी बेचता था, जिस वजह से उस बूढ़े आदमी का मुर्गी पालन का काम नहीं चल पा रहा था। तो वो चाहता था कि राजेश उसके बिजनेस को चलाए और जो मुनाफा हो उसमें से थोड़ा बहुत उसे दे दे। लेकिन राजेश का बिजनेस काफी अच्छा चलने के कारण उस बात का घमंड उसके सर चढ़ चुका था, इसीलिए वो बूढ़े आदमी की बात माने बिना उसे वहां से जाने को कह देता है। जया यूट्यूब की मदद से मुश्किल काम आसानी से सीख लेती थी, और वो यूट्यूब से ही नए नए खाने के पकवान भी बनाना सीख लेती है और राजेश को खिलाती है। पर राजेश को तो बस वही खाना चाहिए था जो वो रोज खाता था, तो वो उसके खाने को पसंद नहीं करता। राजेश ने वादा किया था कि वो शादी के बाद जया को पढ़ाई करने देगा, तो जया उससे इस बारे में पूछती है, पर वो कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि उसके सवाल से नाखुश होकर टीवी का रिमोट तोड़ देता है, क्योंकि उसे टीवी की आवाज से परेशानी हो रही थी। दिक्कत उसे टीवी की आवाज से नहीं थी, दिक्कत थी कि जया पढ़ने का पूछ रही थी, तो उसका टीवी रिमोट का तोड़ना मतलब ना था। माँ वहीं पर बैठी हुई थी जो कि सीरियल देख रही थी, तो वो मुस्कुराकर कहती हैं कि मेरे बेटे को टीवी सीरियल नहीं पसंद, इसीलिए थोड़ा गुस्सा गया, वरना ऐसे तो बहुत भोला लड़का है। एक दिन जया यूट्यूब से एक नया पकवान बनाना सीखकर राजेश के सामने रखती
लगती है तो राजेश गुस्से में वो पकवान फेंक देता है और कहता है कि ये सब मुझे नहीं पसंद। माँ के बताने पर उसे पता चलता है कि जया ने बड़ी मेहनत से बनाया था, तो वो उसे सॉरी कहने लगता है। जया को राजेश का ये रवैया पसंद नहीं आता तो वो भी गुस्से में कहती है कि बनाया चाहे जिसने भी हो, लेकिन ऐसे खाने का अनादर नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर राजेश तुरंत उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि जब मैंने अपनी गलती की माफी मांग ली तो क्यों बोल रही हो, और मुझसे बात करने से पहले तमीज सीख लो कि मुझसे बात कैसे करनी है। राजेश की बहन राजी बीच में बोलने की कोशिश करती है, पर राजेश उसे भी उल्टा सीधा कहकर चुप करा देता है। उस वक्त माँ भी वहीं खड़ी थी, पर पूरे घर में सन्नाटा था और राजेश की इस गलत हरकत पे बोलने वाला कोई नहीं था। हम देखते हैं कि जया उदास बैठी होती है कि तभी राजेश उसके पास आता है और कहता है कि अचानक गुस्से में मार दिया था, उसके लिए सॉरी। जिस तरह उसने माफी मांगी थी ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई एहसान कर रहा हो और उसे अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। राजेश उसे मूवी दिखाने ले जाता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना खिलाने भी ले जाता है और वहाँ उससे पूछता है कि वो क्या खाएगी। जया अपनी पसंद बताती है तो राजेश उसकी पसंद को किनारे करके अपनी ही पसंद का खाना मंगा लेता है। कुल मिलाकर राजेश बस फॉर्मेलिटी कर रहा था उसे मनाने की, बाकी जया के मन में क्या चल रहा था और वो उस वक्त क्या फील कर रही थी उसे उससे कोई मतलब नहीं था। राजेश उससे वादा करता है कि ये आखिरी बार था और अब आगे चलकर वो कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि घड़ी टूट जाने की वजह से राजेश फिर से जया को थप्पड़ मार देता है और तब भी माँ और बहन कुछ नहीं कहती। राजेश फिर वैसे ही उसे मूवी दिखाने ले जाता है, उसके बाद खाना खिलाने भी ले जाता है और अब ये सिलसिला हमेशा का हो गया था। राजेश जिसने दोबारा हाथ न उठाने का वादा किया था वो अब दूसरे तीसरे दिन किसी भी बात पर जया को थप्पड़ मार देता था और सेम वैसे ही मूवी दिखाता और फिर खाना खिलाता। ना ही मूवी जया के पसंद की होती और ना ही खाना जया के पसंद का होता, वो बस एक रूटीन बन चुका था। जया रोते हुए अपनी ये समस्या माँ से साझा करती है तो माँ कहती है कि हम औरतों को थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, बाकी और कोई बुराई तो नहीं है उसमें, बस थप्पड़ ही तो मारा है, वो भी पब्लिक में थोड़ी मारा है, अपना ख्याल रखो सब सही हो जाएगा। माँ की बात सुनकर जया चीजों को सहना शुरू कर देती है और बेमतलब की बातों पर थप्पड़ खाने की आदत डालने लग जाती है। लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई जब राजेश ने उसे थप्पड़ सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि जो जीन्स उसे पहननी थी वो जया ने धुल दी थी। अब ये ज्यादा हो गया था तो जया अपना सारा दुख अपने पिता को बताती है, पर पिताजी भी वही सेम चीज कहते हैं कि यही जिंदगी है, आगे सब ठीक हो जाएगा। जया के अपने सगे ही पराये जैसा बर्ताव करने लगे थे और सब ऐसी सलाह दे रहे थे जिसकी उम्मीद शायद कभी जया ने की भी नहीं थी, और जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि माता पिता या भाई उसकी मदद करेंगे वो पूरी तरह खत्म हो जाती है और अब उसके पास रोने और उस दुख दर्द को सहने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। राजेश की माँ बताती हैं कि अब वो पहले की तरह गुस्सा नहीं करता और घर तो वही संभालता है, इसलिए हम कुछ कह भी नहीं सकते। राजी बताती है कि अपने ससुराल वालों से परेशान होकर वो भी बोरिया बिस्तर बांधकर चली आई, लेकिन क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं, वो मुझे वापस लेने तक नहीं आए और आज ये हालत है, तो तुम भी अगर घर छोड़कर जाओगी तो सारी गलती तुम्हारी ही मानी जाएगी। जया की अब यही जिंदगी हो गई थी, अपने पति के आगे पीछे लगे रहना, उसकी सारी बातें मानना और हर वक्त उसकी डांट खाते रहना या उसकी मार सहना, और अब उसे कहीं से भी उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी कि कोई आकर ये सब चीजें होने से रोकेगा। अब एक दिन जया ईयरफोन लगाकर मोबाइल पर कुछ देख रही होती है कि तभी राजेश आ जाता है और उस पर गुस्साने लग जाता है, ये कहकर कि हर वक्त बस मोबाइल ही चलाती रहती हो और कुछ काम नहीं करती। राजेश उससे उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, पर जया ने मोबाइल इतनी मजबूत पकड़ बनाकर पकड़ा हुआ था कि राजेश पूरी ताकत लगा दे रहा था तो भी उससे मोबाइल नहीं ले पा रहा था, तो वो अब हमेशा की तरह उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है। पर इस बार जो होता है वो न राजेश ने सोचा था और न ही आपने सोचा होगा कि कभी ऐसा कुछ हो जाएगा। जया उसके हाथ को पकड़ते हुए उसके पेट पर एक जबरदस्त लात मारती है, जिससे कि राजेश सीधा टेबल के बीच में जा घुसता है। ये नजारा देखकर राजेश भी हैरान हो जाता है कि अचानक से ये हुआ क्या। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जब हर किसी ने उसे ये सब सहने की सलाह दे दी थी और कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था, तो जया ने ठान लिया कि वो खुद ही एक उम्मीद की किरण बनेगी जो खुद को राजेश के अत्याचारों से बचाएगी, और फिर उसने यूट्यूब की मदद से कुंफू कराटे सीखना शुरू कर दिया। वो बाथरूम में अभ्यास करने लगी और किसी के न होने पर पेड़ पर तकिया बांधकर किक मारने का अभ्यास शुरू कर दिया। देखते ही देखते धीरे धीरे उसके हाथ पैर लोहे की तरह मजबूत होने लगे और वो कुंफू कराटे में एकदम माहिर हो
गई और आज उसने राजेश के थप्पड़ वाले हाथ को रोकते हुए उसके पेट पर लात मारकर अपनी इस कड़ी मेहनत की आजमाइश भी कर ली थी। लात इतने तगड़े तरीके से पड़ी थी कि राजेश की धोती खुल गई थी। तभी जया आराम से खाना लेकर आती है और खाने के लिए पूछती है तो राजेश भूख नहीं है कहकर भीगी बिल्ली की तरह अपनी लुंगी संभालते हुए लंगड़ा लंगड़ा के वहां से चुपचाप चला जाता है। उसका पेट इतना तेज दर्द हो रहा था कि वो दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर जाता है, पर वो सही से अपने दर्द की वजह बता नहीं पाता, जिस वजह से उसे दवाई भी नहीं मिल पाती। फिर वो मुर्गी पालन में काम करने वाले वर्कर्स को अपनी समस्या बताता है, ये कहकर कि उसने अपनी बीवी को लात मार दी है तो अब क्या करे। उनकी बातों से समझ आता है कि जब राजेश ने जया को थप्पड़ मारा था तो उसको मनाने के लिए उसने उनसे ही सलाह ली थी और तब इन्होंने बताया था कि उसे मूवी दिखाने ले जाओ या बाहर खाना खिलाओ। पर आज उनके पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि बीवी के पेट पर लात मारना मतलब कुछ भी अनहोनी हो सकती है। जया ने घर में किसी को नहीं बताया था कि घर में आज उल्टा ही हुआ है और न ही राजेश किसी को बताने वाला था कि वो अपनी बीवी से मार खाया, वरना जो सबके सामने अपना रौब झाड़ते रहता था वो कम हो जाता। राजेश नोटिस करता है कि घर के दीवारों पर पैर के निशान बने हुए हैं और पेड़ पर तकिया बंधी हुई है, तो उसे अब धीरे धीरे समझ आने लग जाता है कि जया ने कराटे सीख लिया है। अब राजेश अपना एक पुराना बक्सा खोलता है जिसमें कि थोड़े बहुत मेडल और एक ब्लैक बेल्ट रखी हुई थी, जिससे कि हमें समझ आता है कि जब वो छोटा था तब उसने कराटे सीखा था और अब जया से मुकाबला करने के लिए फिर से वो समय आ गया था कि वो दोबारा सीखे। जया की तरह वो भी यूट्यूब से कराटे सीखने लग जाता है और धीरे धीरे खुद को तैयार करने लगता है जया से टक्कर लेने के लिए, क्योंकि उसके मन में बैठ चुका था कि आखिर उसने मुझे लात मारी कैसे। जया को चाहिए था कि उसका पति उसे बस मारे नहीं और उसको इज्जत दे, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया था। बाकी वो नॉर्मल रहकर अपने पति को अच्छे से खाना खिलाती और ख्याल रखती थी, लेकिन राजेश ने अब भी सबक नहीं सीखा था, तो वो अपने नाजुक अंगों को बचाने के लिए एडी पहनकर जया को गुस्से से पुकारने लग जाता है, लेकिन उससे पहले मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू करके रख देता है ताकि उसे सबूत मिल जाए और फिर उसे दोबारा से लात मारने के लिए उकसाने लग जाता है। जया कहती है कि अगर तुम हाथ उठाओगे तो मैं भी हाथ उठाऊंगी, तो इस चक्कर में राजेश उसे थप्पड़ मार देता है और फिर उसका पलट जवाब देते हुए जया भी उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। फिर उनके बीच शुरू हो जाता है एक महामुकाबला और दोनों लोग अपनी अपनी लड़ाई की टेक्निक्स दिखाते हुए एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। राजेश ने बदला लेने के लिए कराटे सीखा था, लेकिन जया ने अपने बचाव के लिए कराटे सीखा था, तो वो राजेश पर भारी पड़ रही होती है और उसे गिरा गिरा के मारती है। जया राजेश के ऊपर लात घूंसों की बरसात करते हुए वो उसे बुरी तरह से घायल कर देती है और उसकी इतनी भी हालत नहीं रह जाती कि उसके सामने खड़ा हो पाए, और इस तरह से इस मुकाबले में जया की जीत होती है। पर माँ और बहन जया को राजेश को धूल चटाते हुए देख लेते हैं तो मामला गड़बड़ा जाता है। अब घर में जया के पूरे परिवार को बुलाया जाता है और राजेश की माँ सभी से शिकायत कर रही होती हैं कि मैंने अपने बेटे की शादी इस लड़की से इसलिए नहीं करवाई थी कि वो उसे मारे पीटे। जया की फैमिली कहती है कि राजेश भी तो बिना मतलब के उसे मारते रहता है, तो इस पर माँ जया के पिताजी से कहती हैं कि आप भी तो अपनी पत्नी को मारते ही होंगे, तो अगर वो भी पलट के जवाब दे दे तो कैसा लगेगा। मर्दों को तो गुस्सा आ ही जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि औरत भी वैसे ही बन जाए, फिर तो घर चल ही नहीं पाएगा। मेरा बेटा बहुत भोला है इसलिए बर्दाश्त कर लिया, और कोई पति होता तो इतना सब नहीं सहता। अनी जया के पास जाकर कहता है कि जब एक परिवार में रहा जाता है तो थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, इस तरह मारपीट करने से थोड़ी कुछ होगा, अगर बात फैल गई तो नाक कट जाएगी। जया कहती है कि जब मेरी पिटाई होती रही तब परिवार की नाक नहीं कटी क्या। अनी कहता है कि राजेश ने कभी गुस्से में एक बार मार दिया होगा तो उसमें इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत थी। जया कहती है कि उसने मुझे 6 महीने में पूरे 21 बार थप्पड़ मारा, तो 10 साल में 420 बार थप्पड़ खाऊंगी और 40 सालों में 1680 बार थप्पड़ खाऊंगी, तो क्या मैं इतनी बार मार खाने का इंतजार करती रहूं। ये सुनने के बाद किसी के पास बोलने को कुछ नहीं रह जाता, तो अब अनी राजेश को एक कोने में ले जाता है और कहता है कि अभी उससे माफी मांग लो और बात खत्म करो, नहीं तो अगर ये बात फैल गई तो तुम्हारी ही बेइज्जती होगी कि तुम अपनी बीवी से मार खा गए, फिर बाद में तुम उसे गर्भवती बना देना। जैसे ही वो माँ बनेगी तो उसकी देखभाल में 3-4 साल गुजर जाएंगे, और जब लगे कि वो फिर से फुदक रही है तो एक और बार गर्भवती कर देना और वो फिर से शांत हो जाएगी। इस तरह से उसकी पढ़ाई और नौकरी करने का भूत भी खत्म हो जाएगा और उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारी और बच्चों की देखभाल करने में गुजर जाएगी, और तभी तुम एक मर्द बन पाओगे।
राजेश उसकी सारी बातों को समझ जाता है और अनी के विचार के हिसाब से मर्द बनने के लिए वो जया से माफी मांग लेता है और जया भी उससे माफी मांग लेती है और ये मामला यहीं रफा दफा हो जाता है। अब राजेश जया के सामने अपने आप को भोला, मासूम और केयरिंग नेचर का दिखाते हुए उससे प्यार से बातें करने लग जाता है, जैसे कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया हो। पर उसके इस नाटक का प्लान तो कुछ और ही था। राजेश अब उन पकवानों को भी खाना शुरू कर देता है जो जया प्यार से उसके लिए बनाती थी, लेकिन वो गुस्से में फेंक दिया करता था। अब अनी उसे सलाह देता है कि तुम उसके साथ थोड़ा रोमांटिक होना शुरू करो, तो तभी बच्चा होने वाली प्रक्रिया आरंभ होगी। तो तुम जाओ उसके लिए कोई प्यारा सा गाना गाओ जिसमें कि उसका नाम हो। राजेश सोचता है कि आखिर किस गाने में जया का नाम होगा, तो काफी सोचने के बाद उसे गाना मिल ही जाता है और जया के सामने गाना शुरू करता है, जया हे जया हे जया 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 हे। ये सुनकर जया को समझ ही नहीं आता कि आखिर राजेश करना क्या चाहता है और वो उसे भाव दिए बिना वहां से निकल जाती है। अब राजेश जया को उसके मायके ले जाता है, जो कि सबसे बड़ा पैंतरा होता है बीवी को खुश करने का। तो जया अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश होती है। राजेश उसकी कुछ ज्यादा ही देखभाल कर रहा था, इतना कि वो चिकन का लेग पीस जया को खाने के लिए दे देता है, जो कि अक्सर लोग किसी और को देना पसंद नहीं करते। जया के भाई जयन को भी एहसास हो जाता है कि जीजा जी कुछ ज्यादा ही केयरिंग बन रहे हैं, तो वो जया को होशियार रहने को कह देता है। अब राजेश मस्त सेंट वेंट लगाकर अपने रूम में लेट जाता है, इस उम्मीद में कि आज तो संभोग की प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन तभी वो देखता है कि जया पैड लेने आई है, जिसका मतलब कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं। तो अब ये जानकर जया को मायके लाकर उसे खुश करना और फिर उसके साथ संभोग करने का उसका सारा प्लान खराब हो जाता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद राजेश मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके फिर से कोशिश करता है जया को अपने करीब लाने की, लेकिन तभी उसे खिड़की के बाहर एक सांप दिखाई पड़ जाता है। तो डर के मारे वो कमरे के बाहर आ जाता है। माँ सोचती है कि उनका भोला बेटा डर गया है, तो वो उसे अपने साथ सोने के लिए कहती हैं, लेकिन राजेश उनके साथ नहीं जाता। पर राजी जया को अपने साथ लेके चली जाती है। फिर आधी रात बीतने पर जया वापस आ जाती है, क्योंकि राजेश की तरफ से इतना प्यार देखकर वो पिघल गई थी और फिर उनके बीच वो हो ही जाता है जो राजेश इतने दिनों से चाह रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद राजेश जया को अस्पताल ले जाता है, क्योंकि उसके अंदर गर्भवती होने के लक्षण दिख रहे थे। तभी राजेश के पास अनी का एक वॉइस नोट आता है, जिसमें कि वो प्लान कामयाब होने की बात कर रहा था, जिसे जया सुन लेती है। तो उसके दिमाग में शक पैदा हो जाता है कि ये किस प्लान की बात हो रही है। जया उससे प्लान के बारे में पूछने की कोशिश करती है, पर राजेश कुछ भी बहाना बनाकर निकल जा रहा था। लेकिन रात में जब वो घर वापस आता है तो जया चट्टान की तरह उसके सामने खड़ी हो जाती है और गुस्से से पूछती है कि आखिर वो दोनों किस प्लान की बात कर रहे हैं। तब राजेश भी गुस्से में बता देता है कि तुम्हें गर्भवती बनाने का एक प्लान था, जो हम दोनों ने मिलकर बनाया, ताकि तुम अपनी सारी जिंदगी बच्चे और घर परिवार संभालते हुए बिता दो। तुम्हें लगा कि मैं डर गया, तुमने सोचा कि मैं चुप बैठा रहूंगा, पर अब मैंने तेरी जिंदगी खत्म कर दी। अब तुम मेरे ही टुकड़ों पर पलकर मेरे ही बच्चों की देखभाल करती रहोगी और अब ना पढ़ाई कर पाओगी और ना ही नौकरी। ये सब सुनकर जया एकदम सुन्न पड़ जाती है कि एक इंसान अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकता है। और इस सदमे के मारे वो तुरंत ही बेहोश होकर अपने पेट के बल जमीन पर गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि जया अस्पताल में भर्ती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जो बच्चा होने वाला था वो पेट पर चोट लगने की वजह से कोक में ही मारा गया। तो सभी लोग मिसकैरेज होने का दोष जया को ही दे रहे होते हैं और राजेश की माँ ताने पर ताने मारे जा रही होती हैं कि मेरे बेटे को जो इसने मारा था उसी की सजा मिली है। जया की माँ जया को सांत्वना देने के बजाय वो भी उसे ही डांटने लग जाती हैं और कहती हैं कि जो तुमने आज तक कहा हमने वो सब कुछ किया। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की, तुम्हें जहाँ तक पढ़ना था वहाँ तक पढ़ाया, तुमने जिस लड़के को पसंद किया उसी लड़के से शादी कराई। और राजेश में आखिर कमी क्या है, इतने अच्छे से ख्याल रखता है तुम्हारा, हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया और तुम हो कि बस लड़ाई झगड़ा करती रहती हो। राजेश की माँ, उसकी सगी माँ, सगे पिता सभी एक साथ मिलकर उसे सुनाए जा रहे थे और ऐसा जता रहे थे कि उन्होंने तो सब अच्छा अच्छा किया, लेकिन जया को ही हर चीज में बुराई दिखती है, वही है जो सब कुछ खराब कर रही है। तो जया ये फैसला लेती है कि वो अब राजेश के साथ नहीं रहेगी। इस बात पर पिताजी कहते हैं कि अगर तुम्हें वहां नहीं रहना तो मेरे घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।
जया वहां से जाने लगती है कि तभी राजेश उससे कहता है कि तुम समान अधिकार की बात करती हो तो इस अस्पताल का आधा बिल तुम्हें देना होगा। जया के पास उस वक्त तो पैसे नहीं थे तो बाद में पैसे देने का कहकर वहां से रोते हुए चली जाती है। जया के पास उसका भाई जयन आता है और समझाने की कोशिश करता है कि वो घर चले, पर जिस तरह पिताजी ने कहा था उसके बाद वो घर तो नहीं जा सकती थी। जयन उसे एक पीजी ले जाता है और उसका वहीं पर रहने का इंतजाम कर देता है। इस समय उसका भाई ही इकलौता इंसान था जो उसकी मदद करने के लिए उसके साथ खड़ा था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसकी बहन के साथ गलत हो रहा है। जया अपने भाई के साथ नौकरी की तलाश करने लग जाती है, पर उसकी तो अभी पढ़ाई भी ठीक से पूरी नहीं हुई थी, जिस वजह से उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। अब एक दिन जया से मिलने उसकी माँ आती हैं और कहती हैं कि तुम अब यहाँ नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ घर चलो। यहाँ जया को पता चलता है कि उसकी माँ उसे अपने घर नहीं बल्कि राजेश के घर ले जाने के लिए आई हैं। तो जया वहाँ जाने से मना कर देती है, तो वो फिर से माँ के सामने विलन बन जाती है और माँ गुस्सा के वहाँ से चली जाती हैं। हर किसी के लिए जया बुरी बन चुकी थी और अब उसके पास कुछ करने को था भी नहीं कि अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो उसके पैर अब बिल्डिंग की छत की ओर चलना शुरू कर देते हैं और छत की बाउंड्री पर जाकर रुक जाते हैं। जया को शायद अपनी आगे की जिंदगी अंधेरे में दिखाई दे रही थी, इसलिए वो अपनी जिंदगी खत्म करके चारों ओर सफेद रोशनी कर देना चाहती थी। तो वो अपने कदम आगे बढ़ाना शुरू करती है, लेकिन तभी सीन यहाँ से कट हो जाने के बाद हम देखते हैं कि राजेश ने जो जया से मार खाई थी उसका वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल जया ने राजेश को उस जगह पर पटक दिया था जहां उसने वीडियो रिकॉर्ड होने के लिए मोबाइल रखा था। तो राजेश ने मोबाइल बनने के लिए दुकान में दिया, तो दुकान वाले ने वो वीडियो ही लीक कर दी। तो अब हर मोबाइल पे राजेश की अपनी बीवी से मार खाने वाली वीडियो पहुंच गई थी और सारे लोग राजेश के मजे ले रहे थे। वो वीडियो हर जगह वायरल होने पे सोशल मीडिया पे टाइम पास करने वाली जनता उस वीडियो को लेकर अपने अपने विचार देने लग जाती है और एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाता है कि पति को ऐसे मारना सही है या नहीं, और क्या वजह थी कि पत्नी ने पति को ऐसे धो दिया। वीडियो वायरल होने के बाद बेइज्जती के मारे राजेश घर में ही छुपकर बैठ जाता है और काम पर भी जाना बंद कर देता है। इसी बीच वो बूढ़ा आदमी जो राजेश को अपना मुर्गी पालन वाला बिजनेस बेच रहा था, वो मुर्गियों को राजेश से भी सस्ते दाम में बेचने लग जाता है, जिस वजह से उसका काम तेजी से चलना शुरू हो जाता है। अनी राजेश को समझाता है कि अब तुम्हें जया को तलाक दे देना चाहिए, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। राजेश को लगता है कि शायद उसका वीडियो वायरल हुआ इस वजह से उसका बिजनेस ठप पड़ रहा है और बूढ़े आदमी का बिजनेस आगे बढ़ रहा है। तो उसके यहाँ काम करने वाले लोग प्लान बनाते हैं कि वो अगले दिन उस बूढ़े आदमी को मार पीट के सबक सिखाएंगे और उसका काम बंद कर देंगे। अब हम देखते हैं कि जया जिंदा होती है, यानी कि जो कदम वो उठाने वाली थी उसने वो कदम नहीं उठाया और देखने पे ऐसा लगता है जैसे उसे अब कोई परेशानी नहीं है बल्कि सब सही हो गया है। अब राजेश और जया के तलाक की सुनवाई का समय आ जाता है। तो जज साहिबा ये फैसला सुनाती हैं कि पहले तुम दोनों आपस में समझौता कर लो कि साथ रहना है या नहीं, फिर उसके बाद ही ये केस आगे बढ़ेगा। तो इस पर जया कहती है कि उसे राजेश के साथ नहीं रहना, क्योंकि तलाक लेने का फैसला सिर्फ उनका है, मेरा नहीं, और वो कभी भी मुझसे पूछकर कोई फैसला लेते भी नहीं है। अब इस बात पर राजेश और जया में बहसबाजी शुरू हो जाती है और खूब देर तक ये बहस चलती है, जिसमें कि महिलाओं को लेकर जो राजेश की सोच थी वो पूरी तरह से निकलकर बाहर आ जाती है। इससे पहले कि जज साहिबा कोई फैसला सुनाए, जया राजेश से 5 मिनट बात करने का समय मांगती है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी बहुत नोक-झोंक होने के बाद उनके बीच सब सही हो जाएगा और तलाक नहीं होगा, पर होता तो कुछ और ही है। जया तलाक के पेपर्स देखते हुए उससे पूछती है कि आजकल तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है और तुम मुर्गियों को कितने में बेच रहे हो। राजेश दबी आवाज में जवाब देता है कि 125 रुपए में। जया तलाक के पेपर्स पे साइन करते हुए कहती है कि मैं तो 115 रुपए में बेच रही हूँ, और इतना कहकर वो तलाक के पेपर्स उसे पकड़ा के मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब बूढ़ा आदमी राजेश से अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा था, तब जया ने उसकी सारी बातें सुन ली थी, और जब जया खुद को मारने वाली थी तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है कि भले ही उसे कोई काम नहीं मिल रहा, लेकिन जिसका पहले से ही बिजनेस है वो उस बिजनेस के दम पर लोन तो ले ही सकती है। जया मरने का प्लान कैंसिल करके बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाती है और उससे डील करके उसके बिजनेस में पार्टनर बन जाती है। हम देखते हैं कि राजेश के चेले बूढ़े आदमी को मारने आए होते हैं, पर उन्हें क्या ही पता था कि उनका सामना किससे होने वाला है। जया एक बार फिर से अपने कुंफू कराटे का जलवा दिखाते हुए उन सभी को धूल चटा देती है।
अब जया को जीने की एक नई उम्मीद मिल गई थी और वो अपने पैरों पर भी खड़ी हो गई थी और उसे किसी के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं थी। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म का मैसेज बिल्कुल हिमालय के पानी की तरह साफ है और एकदम सरल तरीके से ऑडियंस को बताने की कोशिश की गई है कि अगर आपके ऊपर घरेलू हिंसा की जा रही है तो आपको अपने लिए खुद ही खड़ा होना होगा और खुद ही मुकाबला करना होगा। अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक दो गलती तो माफ की जा सकती है जो वाकई में गलती हो, लेकिन जब वही गलती बार बार होने लगे तो वो गलती नहीं बल्कि एक आदत बन जाती है सामने वाले की वही गलती बार बार दोहराने की और आपकी बार बार सहने की। तो इससे पहले की आदत लत में बदले, उस आदत को खत्म करना ही जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी चीज की लत अच्छी नहीं होती। इस फिल्म की शुरुआत भी उन्हीं फिल्मों की तरह होती है जिसमें घरेलू हिंसा की कहानी बताई जाती है, लेकिन जब फिल्म आगे बढ़ती है तो एक अलग ही मोड़ ले लेती है और थोड़ा सा कॉमेडी और ह्यूमर का तड़का लगाते हुए कहानी बोरिंग होने से बच जाती है। अगर पूरी फिल्म में यही दिखाते कि जया पर अत्याचार हो रहा है और पूरा टाइम रोना धोना दिखता तो शायद ये एक एवरेज मूवी बनके रह जाती, पर जिस तरह से कहानी में ट्विस्ट डाला गया वो फिल्म को आखिर तक देखने के लिए हमें रोक लेता है। ऐसी कहानियों में मेन उद्देश्य यही रहता है कि महिलाओं को बस सम्मान चाहिए और कुछ नहीं। मैं उन महिलाओं की बात बिल्कुल नहीं कर रहा जो खड़े होकर सुसु करने का अधिकार मांगकर खुद को लड़कों के बराबर फील करती हैं और ये जताना चाहती हैं कि वो मर्दों से कम नहीं। मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो बस इतना चाहती हैं कि उन्हें अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिले, फिर उसके बाद नौकरी करने का भी मौका मिले और अपने सपने भी पूरे कर पाएं। और उन महिलाओं में से एक जया भी थी। हर इंसान का जो बेसिक अधिकार है वही जया को नहीं मिल रहा था, तो उसी अधिकार को पाने के लिए वो अपनी आवाज उठाती थी। तो सभी को ये लगता था कि उसे तो लड़कों की बराबरी करनी है, उसे शायद किसी से बराबरी नहीं करनी थी और न ही उसे ये दिखाना था कि वो बहुत बड़ी फेमिनिस्ट है। उसे तो बस इतना ही चाहिए था कि वो भी बाकी लोगों की तरह आगे बढ़ सके और परिवार की तरफ से उसे भी उतना ही सपोर्ट मिले जितना उसके भाई को मिलता है। वो बस अपने माता पिता से वो प्यार चाहती थी जो उसके भाई को मिलता था, पर वो उसे मिला नहीं। दरअसल यहाँ पर परिवार के हर सदस्य की सोच एकदम पुरानी टाइप की दिखाई गई है कि लड़का है तो उसी को पढ़ाना लिखाना है क्योंकि वही बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और लड़की है तो उसको इतना पढ़ाना है कि बस पढ़ने लिखने आ जाए और फिर उसकी शादी कर देनी है, फिर उसके बाद अपनी जिम्मेदारी खत्म। फिर उसके बाद जब जया अपने ससुराल जाती है तो उस फैमिली की सोच भी पुरानी टाइप की ही थी कि जो भी फैसला होगा घर का मर्द ही करेगा और घर का मर्द कमाता है, इसलिए वो चाहे मारे पीटे चिल्लाए कुछ भी करे, सब उसका ही हक है। तो कुल मिलाकर पूरे तरीके से बैकवर्ड सोच वाली फैमिली को दिखाया गया है। और भले ही इसमें गांव के परिवार की कहानी दिखाई गई है, पर शहरों में भी ऐसे कई पढ़े लिखे गंवार होते हैं जिनकी लड़कियों को लेकर सोच काफी खराब होती है। तो यहाँ ये मायने नहीं रखता कि कहानी गांव की है या शहर की। गांव में भी आपको ऐसे कई परिवार दिख जाएंगे जो बेटियों को खूब पढ़ाते लिखाते हैं और बाहर नौकरी करने के लिए भेजते हैं, और शहरों में भी आपको ऐसे परिवार मिल ही जाएंगे। पर अंगूर के गुच्छे में थोड़े बहुत खराब अंगूर तो होते ही हैं। मेरे आसपास ऐसी कई लड़कियां हैं जिनके घर वाले इतना प्रतिबंध लगाकर रखते हैं कि वो कहीं जाने ही नहीं पाती। तो जो दोनों फैमिली इस फिल्म में दिखाई गई है वो रियल में भी होती है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। कई लोग कहेंगे कि हर घर में ऐसा नहीं होता और आज के जमाने में तो ये सब चीजें नहीं होती, पर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भले ये हर घर की कहानी नहीं है, पर कई घरों की कहानी यही है। इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि जो भी ये वीडियो देख रहा है और जिसकी कहानी जया से मिलती जुलती है वही कमेंट करके आपको बताएगा कि ये कहानी सच्ची भी होती है और कई लोग ऐसी चीजों से गुजर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके उन लोगों को अपना दर्द बताएं जो ये सोचते हैं कि अब ये सब चीजें नहीं होती, तो उनकी भी आंखें खुलें कि हर किसी की कहानी एक जैसी नहीं होती। जिन लोगों की फैमिली की सोच अच्छी है और जो भी लड़कियां अच्छे स्कूल में पढ़ रही हैं या जॉब कर रही हैं और उनके माता पिता उनको सपोर्ट करते हैं हर कदम पर, उनको बहुत खुशी होनी चाहिए कि उन्हें अच्छे माता पिता मिले और उस आजादी को वेस्ट करने के बजाय काम में लाना चाहिए, क्योंकि हर किसी को वो आजादी नहीं मिलती। इस मूवी के जब मैं रिव्यूज पढ़ रहा था तो ये देखने मिला कि काफी लोगों ने ये लिखा कि एक हिंदू फैमिली की ऐसी कहानी दिखाकर हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि इस धर्म में ऐसा होता है। कुछ समय पहले डार्लिंग्स मूवी आई थी जिसमें कि एक मुस्लिम फैमिली को दिखाया गया था और सेम यही टॉपिक था कि उसका पति अपनी पत्नी को मारता पीटता है। अभी जल्द ही मैंने चुप मूवी एक्सप्लेन की और उसमें एक क्रिश्चियन फैमिली को दिखाया गया जिसमें कि पति अपने पत्नी और बच्चे को मारता पीटता है। तो यहाँ
धर्म की बात ही नहीं है। बात यह है कि हर धर्म में ऐसे लोग मौजूद हैं जो महिलाओं को अपनी जागीर समझ लेते हैं और अपने गुस्से या नाकामयाबी की भड़ास उन पर उतारना शुरू कर देते हैं। डार्लिंग्स देखकर मुस्लिम लोग परेशान हुए होंगे कि उनके धर्म को गलत दिखाया जा रहा है, और इस मूवी को देखकर हिंदू परेशान हुए कि उनके धर्म को गलत दिखाया जा रहा है। पर असल में जिसके साथ गलत हो रहा है उसकी तो कोई सुन ही नहीं रहा। मुझे लगता है कि जो लोग राजेश या डार्लिंग्स के हमजा जैसे हैं वही लोग धर्म को ढाल बनाकर फिल्म को बुरा कहने लगते हैं, क्योंकि शायद वो अपनी सच्चाई सामने देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ये तो मेरी ही पोल खोली जा रही है। थप्पड़ मूवी को जब एक्सप्लेन किया था तब कई लोगों के कमेंट आए कि एक थप्पड़ के लिए इतना करने की क्या जरूरत थी। तो अब इस फिल्म में तो जया 21 थप्पड़ खाकर भी चुप रही। तो अब बताइए कि क्या आप 21 थप्पड़ खाने के बाद भी आगे थप्पड़ खाने को तैयार रहेंगे या कुछ बोलेंगे? कई लोग ये भी कहेंगे कि महिलाओं पर तो बहुत सी फिल्में बनती हैं, पर कभी ये नहीं दिखाया जाता कि महिलाओं के लिए जो कानून बना है वो उसका कितना गलत इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि कई पुरुषों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अफसोस कि अभी तक मुझे ऐसी किसी फिल्म का पता नहीं चला जिसमें कि पुरुष का दर्द दिखाया गया हो, और शायद ऐसी फिल्म बनेगी भी नहीं, क्योंकि जब किसी मर्द के साथ अत्याचार होता है तो किसी को यकीन ही नहीं होता और ना ही कोई उसे सीरियस लेता है। उम्मीद करते हैं कि किसी फिल्म मेकर का ध्यान इस टॉपिक पर जाएगा और एक अच्छी फिल्म बनाए जिससे कि लोगों को समझ आए कि महिलाएं भी कुछ कम दुष्ट नहीं होती। इस मूवी का बजट है 5 से 6 करोड़ और इसने कमाए 42 करोड़, मतलब कि अपने बजट से काफी ज्यादा। जितना इस फिल्म का बजट है उतना तो बॉलीवुड में एक्टर्स फीस भी नहीं लेते, और यही सबसे अच्छी बात लगती है कि साउथ इंडस्ट्री कम बजट में भी एक अच्छी कहानी से भरपूर बढ़िया फिल्म निकाल के दे देती है जो कि ऑडियंस को पसंद भी आती है। तो ये चीज बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए। इस फिल्म में जितने भी कलाकार मौजूद हैं उन सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और सबकी एक्टिंग एकदम बढ़िया देखने को मिलती है। इस मूवी को आप पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, और अगर आप किसी और को सुनाना चाहते हैं जिसका सुनना जरूरी है तो चुपचाप मोबाइल में चालू करके छोड़ दीजिए। बाकी वीडियो के अंत में जितने भी पुरुष हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि महिलाओं को खुश रखना थोड़ा मुश्किल भी है और थोड़ा आसान भी। उनकी बातों में थोड़ा बहुत हाँ में हाँ मिला दो, 2-4 तारीफ कर दो, उनकी बातें सुन लो, प्यार से 2 पल बिता लो, कभी कभार बजट के हिसाब से गिफ्ट दे दो। बस ऐसे ही छोटी छोटी चीजें आपके रिश्ते को और आपके जीवन में रहने वाले सुकून को जिंदा रखेंगी। अगर लड़की आपसे सच में प्यार करती है और आपके साथ रहना चाहती है तो वो खुद ही आपको समझते हुए इन छोटी छोटी खुशियों में भी खुश रहेगी। अगर आप राजेश जैसा बर्ताव करते हैं तो जरा संभल के रहिएगा, क्योंकि कहीं अगर माथा सटक गया तो उसे जया जैसे अवतार लेने में देरी नहीं लगेगी। और राजेश का तो फिर भी पेट दर्द किया था, पर लात अगर थोड़ा नीचे पड़ गई तो जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और प्यार के फूल खिलाते रहें, वो भी प्यार से।